चलिए आज हम पुनः एक बार आपके क्लास 10th के बिहार बोर्ड हिंदी के काव्य खंड में चैप्टर 11 नंबर लेकर के हाजिर हैं, जिस चैप्टर का नाम है लौट कर आऊँगा फिर। क्या नाम है? लौट कर आऊँगा फिर। यह कविता जो है एक प्राकृतिक कविता है, जिसमें बताया जाएगा कि प्रकृति के प्रति एक व्यक्ति का कितना लगाव होता है और उस प्रकृति जिसमें वो व्यक्ति समझिए कि जी रहा है, उस प्रकृति को फिर से पाने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए कितना व्याकुल है और किस किस रूप में फिर से समझिए आने की क्या करता है, बात करता है। सबसे पहले इस कविता जिसका नाम है लौट कर आऊँगा फिर, इसका कवि परिचय कराते हैं और कवि परिचय के बाद जो है ना हम फिर कविता की ओर बढ़ेंगे जा करके। तो चलिए कवि परिचय से आपकी हम मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले जानेंगे जो कविता है लौट कर आऊँगा फिर, इसके कवि कौन है। आप याद रखेंगे इसके कवि हैं जीवनानंद दास। क्या याद रखेंगे? जीवनानंद दास, जिनका जन्म 1899। जन्म कब याद रखेंगे? 1899। कहाँ? बांग्लादेश। अर्थात ये कौन भाषा के कवि हैं? तो आप याद रखेंगे ये कौन भाषा कवि है? ये बांग्ला भाषा के कवि है। किस भाषा के? बांग्ला भाषा के। चलिए इनकी निधन देखते हैं। इनकी निधन जो है 22 अक्टूबर 1954 को। कब जी? 22 अक्टूबर 1954 को। जगह यानी स्थान याद रखेंगे कोलकाता। मात्र 55 साल की उम्र में इनकी क्या हो गई? निधन हो गई जाकर के। अब इनकी कुछ रचना पर हम लोग नजर डालेंगे और इनकी रचना है झारा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी इत्यादि याद करके। अब इनको जो पुरस्कार मिला, इस पुरस्कार पर भी एक नजर डालना है, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आती है तो क्वेश्चन जो है ना लेखक परिचय, उसके बाद जो है ना पाठ्य पुस्तक के अंदर से भी आपको दिया जाता है। तो चलिए इनको जो पुरस्कार मिला निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन, जो यहाँ बताए थे आपको वनलता सेन, इस वनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार दिया गया। और सबसे पहले जो कवि है बांग्ला भाषा के कवि हैं, तो इस कविता को बांग्ला भाषा में लिखे हैं और जिसको हिंदी में अनुवाद करने वाले अनुवाद करता है प्रयाग शुक्ल। क्या याद रखेंगे? प्रयाग शुक्ल, यानी प्रयाग शुक्ल ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। और एक और जानकारी के तौर पर याद रखिएगा कि जब जीवनानंद दास की मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु के बाद जो है, उनके मृत्यु के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास प्रकाशित हुए जाकर के। तो यह हुआ हम लोग का लेखक परिचय अर्थात कवि परिचय। कवि परिचय में इनका जन्म, इनकी समझिए कि निधन स्थान, उनके बाद कितने वर्ष के बाद इनका निधन हुआ, इसकी याद को रचना, पुरस्कार और अनुवादकर्ता को क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कविता पर एक नजर डालते हैं। इस कविता का जो शीर्षक है, जिस शीर्षक का नाम है लौट कर आऊँगा फिर। क्या? लौट कर आऊँगा फिर। अर्थात कवि जो है ना बंगाल के प्रकृति के प्रति अपनी लगाव को दर्शाते हैं और उस लगाव को कविता के माध्यम से समझिए बताते हैं जाकर के। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं। आपने एक फिल्म देखा होगा, उस फिल्म का नाम था करण अर्जुन। क्या नाम था? करण अर्जुन। और उस करण अर्जुन में एक बात सबने देखा होगा, एक जो माँ होती है, इस माँ को समझिए कि अटल विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है? कि हमारे करण अर्जुन आएंगे। वो माँ हमेशा जो है ना इस करण अर्जुन की तस्वीर लेकर के बोलती रहती है कि हमारे करण अर्जुन आएंगे। जस्ट उसी प्रकार इस कविता के जो कवि हैं लौट कर आने की बात करते हैं। अर्थात माँ बोलती है हमारे करण अर्जुन आएंगे और यहाँ कवि कहते हैं कि हम तो बंगाल में जाएंगे। यानी कि किसी भी हालत में, किसी भी रूप में, कोई भी जीव इनको मिल जाए, कोई भी जीव जंतु का इनको रूप मिल जाए, लेकिन यह बंगाल में जाने की क्या करते हैं? बात करते हैं। अब देखिए बंगाल के प्रति कितना प्रेम है और यह सच्चाई है। जहां पर हम रहे, जिस नेचर में हम पढ़े बढ़े, उसमें हमेशा उसको अपने दिलों दिमाग में रखना चाहिए और हमें मौका मिले पुनः आने के लिए
तो फिर उसी प्रकृति, उसी नेचर को चुनना चाहिए जहां हम पहले आ करके पले बड़े हैं और कुछ समझिए कि किए हुए हैं। चलिए कवि क्या कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कवि बंगाल में आने की बात करते हैं और कविता के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। आप खूब बेहतरीन ढंग से ध्यान दीजिए। देखिए कविता की लाइन है, खेत है जहां धान के, खेत है जहां धान के। और आप बताइए धान भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? तो शायद तुम लोग को याद होगा, बंगाल में। कहां होता है? बंगाल में। तो वही बोल रहे हैं कि खेत है जहां धान के, जहां धान की खेत है, बहती नदी, जहां नदियां बहती है के किनारे फिर आऊंगा लौटकर, और उसी बहती नदी के किनारे उसी धान के खेत में फिर हम एक बार समझिए कि लौट कर आऊंगा। यानी कवि का समझिए बंगाल के प्रकृति से समझिए कि अपार लगाव है यहाँ पर। और क्या बोलते हैं, एक दिन बंगाल में, यानी कहां आने की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे बंगाल में। अब आगे कवि क्या कहते हैं, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब। कवि का कहना है कि हो सकता है कि अभी हम मनुष्य हैं और अगले जन्म में मनुष्य नहीं बन पाऊंगा। तब कवि ने अपनी संभावना व्यक्त करते हैं कि नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, अगर हम अगले जन्म में मनुष्य नहीं होऊंगा तब क्या होऊंगा, तो होऊंगा अबीबल। अबीबल का मतलब एक छोटी सी चिड़िया होती है। यानी कवि जो है ना मनुष्य में संदेह पैदा करते हुए यह कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य नहीं बन पाऊं तो मैं अबीबल चिड़िया बन जाऊंगा, लेकिन आऊंगा। कहां आऊंगा? तो एक बार याद रखिएगा, कहां? बंगाल में। अर्थात कवि कहां लौटकर आने की बात करते हैं तो आपका समझिए जवाब होना चाहिए कहां? बंगाल में। फिर आगे कवि क्या संभावना व्यक्त करते हैं, या फिर कौवा उस भोर का, या हम कौवा बन जाएंगे और कांव कांव करेंगे। कब? भोर में। फूटेगा नहीं धान की फसल पर, जो जब सुबह धान की फसल फूटेगा और जब भोर होगा तो मैं कांव कांव करता हुआ आऊंगा, लेकिन कहां आऊंगा? बंगाल में। आगे क्या कहते हैं, कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक मैं कौवा बन जाऊंगा। और कुहरे का मतलब कुहासा, ठंडी के दिन, और कुहासा के पालने यानी ठंडी से कटहल की छाया तक भरता पेग। भरता पेग का मतलब मैं उड़ता हुआ आऊंगा एक दिन, लेकिन कहां? बंगाल में। आगे कवि क्या कहते हैं, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का। अब देखिए यहाँ क्या बनने की बात करते हैं, हंस, और किशोरी माने होता है लड़की। क्या होती है? लड़की। तो कहते हैं कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में। कवि का कहने का मतलब है जिस प्रकार लड़कियां पैरों में समझिए कि लाल पैरों में घुंघरू बांध करके समझिए अपने संगीत से, अपने गीत से महफिल को समझिए कि रसमय कर देती है, संगीतमय कर देती है, उसी प्रकार मैं हंस बनकर आऊंगा। कहां? बंगाल में। और तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। और उसी प्रकार मैं बंगाल में आ करके और बंगाल के पानी में दिन भर तैरता रहूंगा। और उसके बाद गंध जहां होगी भरी घास की, और उस बंगाल में जहां हरी भरी घासों की गंध होगी, मैं वहीं पर समझिए कि आने की बात करता हूं। तो एक बार पुनः आप जो है ना इस पर ध्यान देंगे। कवि जो है ना उस बंगाल में आने की बात करते हैं जहां धान के खेत हैं, जहां नदियां समझिए कि बहती है। उसके बाद समझिए कि आगे कहते हैं कि जब मैं मनुष्य नहीं बनूंगा तो मैं एक छोटी सी चिड़िया अबीबल बन जाऊंगा, या मैं फिर समझिए कि कौवा बन जाऊंगा। और समझिए धान की फसल पर या कुहारे की पालने, यानी कुहारे ठंडी की से लेकर के कटहल की छाया तक मैं पेग भरता आऊंगा, लेकिन एक दिन आऊंगा। या मैं हंस बन जाऊंगा, मैं किसी किशोरी का, किसी लड़की का, घुंघरू लाल पैरों में, जिस प्रकार वह अपने लाल पैरों में घुंघरू बांध करके संगीतमय करती है, उसी प्रकार मैं समझिए हंस बन करके तैरता रहूंगा। कहां? दिन दिन भर पानी में, जहां जहां गंध जहां होगी हरी घास की, और उस बंगाल में जहां हरी भरी घासों की सुगंध होगी, वह सुंदर मधुर सुगंध होगी, उसी प्रकार के सुगंध में मैं एक दिन वहां लौट कर आऊंगा। चलिए इसके बाद की लाइन पर फिर आप एक बार ध्यान देंगे। कवि की देखिए कितना सुंदर जो है ना अपने बंगाल से अपनी लगाव को बताते हैं। और इस तरह का हर व्यक्ति को लगाव अपने अपने समझिए कि राज, अपने प्रकृति, अपने वातावरण से होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आऊंगा मैं, कवि कहते हैं कि आऊंगा मैं, और मुझे भरोसा है
नदियां, मैदान बंगाल के बुलाएंगे। यानी कवि को पूर्ण भरोसा है कि मैं आऊंगा और बंगाल की नदियां हैं, वहां के जो मैदान हैं बंगाल के, हमें निश्चित रूप से बुलाएंगे। मैं आऊंगा और निश्चित आऊंगा, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से। यानी उस बंगाल में मैं आना चाहता हूं जिस बंगाल को हमेशा नदी धो करके स्वच्छ बनाती है अपने पानी से। और इसी हरे सजल किनारे, और इसी हरे सजल का मतलब उसी स्वच्छ बंगाल और नदियों के किनारे मैं एक दिन वहां क्या करूंगा, आऊंगा जा करके। फिर आगे कभी कहते हैं, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते हुए उल्लू को। देखिए, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, जब शाम होता है ना तो उल्लू समझिए कि उस शाम की हवा में उड़ता है। यानी कवि कहते हैं कि मैं अगले जन्म में उल्लू भी बन जाऊंगा, और समझिए कि दिन में नहीं रातें में उड़ूंगा, लेकिन कहां उड़ूंगा, आकर बंगाल में उड़ूंगा। फिर कहते हैं, शायद तुम सुनोगे कपास की पेड़ पर उसकी बोली। यानी कपास के पेड़ पर जब उल्लू जब बोलता है तो उसकी आवाज बहुत मधुर होती है, और मैं भी वह उल्लू बन करके बंगाल में अपने आवाज से, अपने समझिए मधुर आवाज से बंगाल को समझिए संगीतमय करूंगा। आगे कवि कहते हैं, घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। तुम देखा होगा भाई कि जब हम लोग छोटे थे तो छोटे छोटे चिड़िया को फंसाने के लिए हम लोग चावल फेंकते थे, दाना फेंकते थे। तो कभी उसी तरह का समझिए इच्छा प्रकट करते होंगे कि घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। यानी कहने का मतलब कि मैं उस तरह का बंगाल में आना चाहता हूं जहां कोई बच्चा आप क्या करे कि समझिए कि मुट्ठी भर चावल फेंके और हमको फंसाए जा करके। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में, रूपसा यहाँ बंगाल की नदी का जिक्र किया जा रहा है, याद रखेंगे बंगाल की नदियों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, रूपसा। उस गंदले पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, यानी कवि अपने आप को लड़का बनने की भी संभावना व्यक्त करते हैं। उठते फटते पाल की नाव, और कहते हैं कि देखते होंगे बंगाल के नदियों में एक लड़का किस तरह नाव को, टूटी फूटी नाव को चलाता है। मैं उस तरह का बंगाल में उस लड़का बनकर आना चाहता हूं। या आगे कभी कहते हैं, लौटते होंगे रंगील बादलों के बीच। सारस, सारस जो पक्षी होती है, जब शाम होता है, जब शाम ढलने लगता है, अंधेरा होने लगती है, तो सारस पक्षी समझिए कि अपने डेरा की ओर, अपनी घोंसला की ओर लौटने लगती है, जो बहुत देखने में सुंदर लगती है। इसलिए कहते हैं कि मैं उसी रंगीन बादलों के बीच सारस बनकर अंधेरे में होऊंगा, और मैं उन्हीं के बीच देखना, लेकिन एक दिन वहां कहां आऊंगा, बंगाल में। अर्थात कवि इस कविता में अपनी इच्छा बंगाल के प्रति समर्पित करते हैं, और समर्पित करके बंगाल में आने की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए, यह कविता कैसे लगी एक बार समझिए कि आप लोग फिर इस पर ध्यान दे देंगे। और निश्चित है कि मैट्रिक के विद्यार्थी हो, कठोर मेहनत करना है, कब तक, जब तक रिजल्ट न आ जाए। और इसको समझिए कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि समझिए कि पढ़ना है तो मन से, अन्यथा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। हम हमेशा बोलते रहते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी तरह समझिए इस सीने में पढ़ाई की आग होनी चाहिए, और जब पढ़ाई की सीने में आग लग जाती है तो दुनिया की कोई पानी इस आग को बुझा नहीं सकती है। कब तक, जब तक समझिए कि सफलता ना मिल जाए तब तक। अब हम लोग एक नजर इसके प्रश्नावली पर ध्यान देते हैं। अब देखिए, जो हम कविता पढ़ाए हैं आप लोग भी खूब बढ़िया से सुने होंगे, और निश्चित है कि कोई भी चैप्टर अगर ईमानदारी से पढ़ लिया जाए, पढ़ा दिया जाए, तो एक्सरसाइज का 90% क्वेश्चन जो है ना समझिए कि बच्चे खुद बना लेते हैं। बाकी 10% के लिए हम लोग हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। तो आपको मैं फर्स्ट लाइन में पढ़ाया हूँ, कवि सुनिएगा ध्यान से और इसको नोट कर लीजिएगा। कवि उस तरह के बंगाल में लौटकर आने की बात करता है जहां धान के खेत हैं, जहां नदियां जो है ना बंगाल को हमेशा धोते रहती है, जहां समझिए कि जो बंगाल प्रकृति सौंदर्य से भरा हुआ है, जहां समझिए कि हरी भरी घास है, और उसी समझिए कि नदी, उसी समझिए कि आपके धान के खेत, वहीं समझिए कि आपका हरी भरी घास के किनारे कवि जो है ना एक दिन बंगाल में
लौट कर आने की क्या करते हैं, बात करते हैं। और निश्चित है कि आप इसको लिख लीजिएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कभी अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, यह क्वेश्चन कभी भोर पर आने वाला है क्या? आप इसको कभी भूल सकते हैं? मैं बोला था कि कभी अगले जन्म में मनुष्य, उसके बाद आबिबल, हंस, कौवा, सारस, लड़का आदि बनने की क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। और कहते भी हैं कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य नहीं बन पाऊंगा तो मैं कौवा, हंस, सारस, लड़का या अन्य रूपों में समझिए कि जन्म लेकर के मैं पुनः उस तरह के बंगाल में आने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। यही हमारी समझिए कि तीव्र इच्छा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? आप सीधे बताइए कि अगले जन्म में बंगाल में आने की तो वैसे सिर्फ कवि की इच्छा है, लेकिन जो भी लोग बंगाल प्रेमी हैं, जो लोग भी बंगाल के प्रकृति से लगाव रखते हैं, बंगाल की प्रकृति उनके दिलो दिमाग में बस गई है, वो लोग भी समझिए कि बंगाल में आने की क्या करते हैं, इस इच्छा प्रकट करते हैं। वैसे अगर हम लोग से पूछा जाए तो हमारी इच्छा समझिए कि जिस राज्य में हम पल बढ़ रहे हैं, उस राज्य में, उस प्रकृति में, अर्थात अगर हम समझिए कि बिहार के हैं तो हमें अगले जन्म में समझिए कि बिहार आने की भी इच्छा करनी चाहिए। लेकिन चलिए आप बता दीजिएगा कि अगले जन्म में आने क्या थी, बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? तो बता दीजिएगा बिल्कुल कि कवि की इच्छा है, और इसके अलावा जो भी बंगाल प्रेमी है उनको अगले जन्म में बंगाल की आने में इच्छा है जाकर के। चौथा क्वेश्चन है कि कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो मैं सबसे लास्ट में बताया हूं, कवि सारस, क्या याद रखेंगे, सारस पक्षी के बीच अंधेरे में होने की बात करता है। क्योंकि जब शाम होती है, जब शाम ढलती है और उस समय का सूरज का जो लालिमा प्रकाश होता है, उस लालिमा प्रकाश में, उस रंगीन शाम में जब सारे पक्षी अपने घोंसला की ओर लौटते हैं तो वह बहुत दिखने में सुंदर, एक अद्भुत सा दृश्य लगता है। और उसी दृश्य, उसी तरह का समझ सुंदरता का प्रतीक कवि सारस बनकर के बंगाल में दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालना है। इस कविता में किस किस चित्र की बात की गई है? तो देखिए, इस कविता में धान की खेत है, कटहल है, उसके बाद हरी भरी घास है, नदियां है, हंस है, सारस है, उसके बाद समझिए कि एक नाव लिए जाता हुआ बच्चा है। इन तमाम चित्रों पर क्या की गई है, चर्चा की गई है जाकर के। फिर पूछा गया है कि कविता में आए बिंब का सौंदर्य स्पष्ट करिए। लिखिएगा, इस कविता में कवि ने जितने भी बिंब को प्रस्तुत किए हैं उनको सुंदरता काफी बढ़िया से किए हैं। जैसे धान की खेत को, या बहती हुई नदी को, या समझिए कि हंस को, या समझिए कि सारस पक्षी को बिंब के रूप में प्रस्तुत करते हुए बंगाल की सुंदरता को समझिए कि बढ़ाने की प्रयास किए हुए जाकर के। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कविता की शीर्षक की सर्थ कथा स्पष्ट कीजिए। तो सीधे लिखिएगा कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक लौट कर आऊंगा फिर यह संकेत देती है कि कवि अपने पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और एक बार फिर से उस प्रकृति का आनंद लेने के लिए जन्म लेकर के उस तरह के बंगाल में आना चाहते हैं। और इसी उनकी इच्छा को, उनके लगाव को इस कविता के शीर्षक के माध्यम से बताया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने पर क्यों संदेह करते हैं? क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, हम सब जानते हैं कि मनुष्य के बाद मनुष्य का जीवन पाना समझिए कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर हम अगले जन्म में मनुष्य नहीं बन पाऊं तो मैं कौवा, हंस, सारस या समझिए कि अन्य उल्लू बन करके मैं समझिए कि बंगाल में आना चाहूंगा। इसलिए समझिए कवि अगले जन्म में मनुष्य होने में क्या करते हैं, संदेह करते हैं। 9 नंबर जो है बोला जा रहा, व्याख्या करिए। जैसे लिखा कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरूदार पैलों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी भरी दास की। लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति लौट कर आऊंगा फिर से ली गई है, जिसके कवि जीवनानंद दास हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कवि अपनी इच्छा प्रकट में बोलते हैं
कि मैं किसी किशोरी का हंस बनकर आऊंगा, पैरों में जिस तरह वह लाल घुंघरू बांध करके संगीतमय माहौल करती है, उसी तरह मैं पानी में, बंगाल के नदियों के पानी में दिन भर तैरता रहूंगा और उस नदी की सुंदरता को बहाऊंगा। और उसे जहां हरी भरी घास की गंध होगी, मैं उस समझिए कि घास के किनारे, उस मैदान, उस नदी के किनारे भी मैं आना चाहूंगा। इस पंक्ति का यही समझिए कि व्याख्या है। ख नंबर दिया है, खेत है जहां धान के बहती नदियों के किनारे आऊंगा फिर लौटकर एक दिन बंगाल में। यानी फिर लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति लौटकर आऊंगा फिर से ली गई है, जिसके कवि समझिए कि जीवनानंद दास है, और इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं उस तरह के बंगाल में आना चाहता हूं जहां धान के खेत है, जहां नदियां बहती रहती है, और उस बंगाल को अपने पानी से हमेशा समझिए कि धोती रहती है और फसलों को हरी भरी करती रहती है। मैं उसी तरह का स्वच्छ बंगाल में आने की क्या करता हूं, बात करता हूं। तो चलिए आप इसको बढ़िया से कर लीजिए। हमारी इच्छा है कि आपको इसको फेयर बना लीजिए, लिख लीजिए, एक दो बार प्रयास कर लीजिएगा। निश्चित है कि बिहार बोर्ड में कहीं से दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको समझिए कि अगले कविता में।